सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज एक बार फिर हम पुनः मनी बैंकिंग सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसे पूर्व ही मैंने कहा था, इसका हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी आरबीआई के बारे में, आरबीआई का बैकग्राउंड, इसकी पूंजी, इसका प्रबंध गठन, सारी बातों के बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। और आज हम इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या उद्देश्य रहा है। आरबीआई एक्ट के अनुसार आप देखेंगे एक परिवार यहाँ लिखा है कि रिजर्व बैंक का मेन क्या उद्देश्य है, प्रमुख कार्य क्या है। आरबीआई का प्रमुख कार्य देश की मौद्रिक व्यवस्था का इस प्रकार नियंत्रण एवं नियमन करना है कि उस संरचना में देश में आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो। दो चीजें आई हैं, आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि हो, अर्थव्यवस्था का विकास हो, यानी स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो। ये आरबीआई के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इन्हीं को आगे लेते हुए रिजर्व बैंक अपने सारे कार्यों को समाहित करने की कोशिश करता है। तो हम देखेंगे एक एक करके रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो रिजर्व बैंक के कार्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। एक तो वे कार्य जो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं और एक वे कार्य है जो विकासात्मक कार्य, जिसको हम बोलते हैं प्रमोशनल फंक्शंस, जिसको हम बोलते हैं और ये सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस कहलाते हैं। दोनों में क्या फर्क है? ये वे कार्य जो हर देश का केंद्रीय बैंक करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि हर देश का केंद्रीय बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंकिंग के सारे कार्य करता है। हमारे देश में आरबीआई कार्य करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन ये जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशनल फंक्शंस या विकासात्मक कार्य आरबीआई के क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सेंट्रल बैंकिंग से संबंधित जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य है नोट निगमन का कार्य, इसको बोलते हैं मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू। आप सभी को पता है, हम बराबर जानकारी देते रहते हैं और ये सामान्य ज्ञान की चीज भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निगमन का एकाधिकार है, मोनोपोली है। एकाधिकार का मतलब ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा हम ₹1 के नोट को छोड़ दें जो भारत सरकार द्वारा इश्यू किया जाता है। ₹1 के नोट और सारे सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किए जाते हैं। अदरवाइज जितनी भी करेंसीज है ₹2 से लेकर और आज 2000 रुपए तक जो हमारे देश में भी प्रचलित हैं, सारे नोटों का निर्गमन आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। कोई अन्य संस्था, कोई दूसरी बैंक इस कार्य को नहीं कर सकती। यदि भी आप देखते हैं कि बहुत लोग इसलिए जब नोट छापते हैं, जाली नोट बनाते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो एक इलीगल मनी हो जाती है। क्योंकि केवल केंद्रीय बैंक को अधिकार है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी दूसरा बैंक ये कार्य नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यानी सरकार का बैंकर है ये। सरकार के बैंकर के रूप में सरकार के संबंधित, यानी सरकार का एजेंट कह सकते हैं, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से सारे कार्य करता है जो कि एजेंट अपने मालिक की तरफ से, अपने स्वामी की तरफ से करता है। सरकार की सारी जमाएं रिजर्व बैंक के पास में जमा होती हैं और इसके अतिरिक्त पब्लिक डेट की बात करते हैं कि सरकार को जब भी सार्वजनिक ऋण लेने होते हैं तो रिजर्व बैंक उसकी व्यवस्था करता है। सरकार को समय समय पर सलाह देने का कार्य करता है। तो ये सारे कार्य जो भी हैं ये एक तरह से सरकारी बैंक के रूप में कह सकते हैं। फिर बैंकों का भी बैंक है जिसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी आपको ये तो पता ही है, इसमें पहले ही बताया कि ये एक रेगुलेटर है, पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, नियमित करता है, रेगुलेट करता है। और बैंकों को कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो ये उनका समाधान करता है। बैंक को कहीं भी अगर ऋण लेने में प्रॉब्लम हो जाती है या बैंक के पास में तरलता की समस्या हो जाती है तो वो आरबीआई के पास में जाते हैं और आरबीआई उनको नकदी उपलब्ध कराता है। इसे इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक के लाइसेंस दिए बिना कोई भी बैंक भारत में बैंक की स्थापना नहीं कर सकता है, बैंक कोई नई व्यवसाय के रूप में नहीं चला सकता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और रिजर्व बैंक चाहे तो अगर रिजर्व बैंक उस बैंकिंग क्रियाओं से संतुष्ट नहीं है तो कभी भी उसकी बैंकिंग क्रिया को समाप्त करने का भी उसको अधिकार है। यानी रिजर्व बैंक को इतने पावर्स दिए गए हैं
कि वो कभी किसी बैंक को अगर इरेगुलरिटी पाई जाती है तो उसको समाप्त करने का भी उसको पास में पावर होता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय भारत में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज संबंधी कार्य वो रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना संभव नहीं हो पाते हैं। रिजर्व बैंक को इसीलिए इसको, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का बहुत ज्यादा होना कम होना ये कई बार आपके अस्तित्व मुद्रा के बाह्य मूल्य को अस्थिर कर देता है, तो रिजर्व बैंक के पास में ही एक शुरू से करा गया है कि वो ही कंट्रोल करेगा फॉरेन एक्सचेंज संबंधी जितनी भी व्यवस्था है वो सब रिजर्व बैंक ही इसको कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि कुछ बैंकों को अधिकार दिए गए आरबीआई द्वारा, उनको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड डीलर्स। ऑथोराइज्ड डीलर्स अधिकृत विक्रेता, मुद्रा के अधिकृत विक्रेता, फॉरेन विदेशी मुद्रा के अधिकृत विक्रेता। कुछ बैंकों के पास आपने देखा होगा ये बात लिखा होता है विदेशी मुद्रा के अधिकृत विक्रेता, यानी रिजर्व बैंक ने उनको ऑथराइज कर रखा है। यानी रिजर्व बैंक सारा तो कार्य कर नहीं सकता, तो जैसे ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं दूसरे वस्तुओं के, वैसे ही मुद्रा के वो डीलर्स हैं जिनको बैंकों को दिया गया है, वही बैंक इसमें विदेशी मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। यानी आपको कहीं बाहर जाना हो, वो विदेशी मुद्रा लेनी हो, तो आप इन बैंकों के पास जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं। ये रिजर्व बैंक के द्वारा ये दिया गया है। तो विदेशी विनिमय का सारा क्रेडिट जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं वो रिजर्व बैंक के पास में ही जमा रहते हैं। और सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साख का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत थोड़ा सा हम इसको बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक का जो उद्देश्य रहा है शुरू से नियंत्रित मौद्रिक विस्तार, कंट्रोल्ड मनी एक्सपांशन, यानी मुद्रा का विस्तार भी हो नियंत्रित भी हो। ये आपको पता ही है, आप मुद्रास्फीति पढ़ चुके हैं आप, कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का रूप से ज्यादा इश्यू हो जाना, मुद्रा का कम होना, ये सारी चीजें घातक हो जाती हैं। तो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरू से ये कोशिश रही है कि मुद्रा का विस्तार तो करें लेकिन कंट्रोल रूप में करें। और इसके बारे में चूंकि मैं आगे डिटेल में पढ़ना ही है, क्वेश्चन अलग से आता ही हर साल जरूर आता है, तो इसलिए हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा इसके जो अन्य कार्य हैं, सारे कार्य अन्य कार्य में आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, आप चाहे एक में डालकर उसका वर्णन कर सकते हैं, या आप पर निर्भर करेगा। तो आप देखेंगे जैसे पहला कार्य इसका बैंकिंग शिक्षण प्रशिक्षण, रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। उनको जब कभी भी जैसे रिक्रूटमेंट होता है बैंक के एम्प्लॉइज को, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जगह जगह ट्रेनिंग संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो उनको ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। आर्थिक आंकड़े सूचना एकत्र करने का कार्य आपको पता होना चाहिए कि देश में जितने भी डेटा है, जितने भी सूचना वो इकोनॉमिक संबंधी, वो सारी सूचनाएं रिजर्व बैंक के द्वारा इकट्ठी की जाती हैं। और आरबीआई का एक पब्लिकेशन है आरबीआई बुलेटिन, और भी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आरबीआई बुलेटिन सरकार के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बहुत विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं, जिसके आधार पर आप सरकार नीति बनाती है। तो ये रिजर्व बैंक आंकड़े इकट्ठे करता है, उनको सूचना करता है, उनको प्रकाशित भी करता है। और सबसे बड़ी एक और जो बात है क्लियरिंग हाउस का कार्य, चेकों की क्लियरिंग क्या होती है आपको पहले भी बताया गया कि जितने भी जो चेक्स हैं उनकी क्लियरिंग के लिए रिजर्व बैंक ने जगह जगह समाशोधन स्थापित कर रखे हैं। जनरली ज्यादातर बैंक करते हैं ये। और रिजर्व बैंक चूंकि सब जगह नहीं होता, इसकी ब्रांच सब जगह नहीं है, तो रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित जो रिजर्व बैंक एजेंट है एसबीआई, वो ये कार्य करता है। आपने देखा होगा जैसे जोधपुर में हमारी एसबीआई मेन ब्रांच ये कार्य करती है। तो ये एक और रिजर्व बैंक का चेकों क्लियरिंग का कार्य होता है। भारत में आप देखें कि चेकों की क्लियरिंग कितनी जल्दी होने लग गई है, फास्ट होने लग गई है, इसे रिजर्व बैंक के कारण पॉसिबल हो पाया है। मुद्रा के स्थानांतरण का कार्य और ट्रांसफर ऑफ मनी, एक कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों का या और भी कई इनके जरूरत पड़ने पर सरकार के फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा इजीली किया जाता है। और एक्सपोर्ट में रिजर्व बैंक द्वारा कई प्रकार की सहायता दी जाती है एक्सपोर्टर्स को, ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ये तो वे कार्य हैं जो हर देश का केंद्रीय बैंक करता है। अब हम बात करते हैं विकासात्मक कार्यों की, प्रमोशनल फंक्शंस, कि देश के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका रही है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमोशनल फंक्शन या देश के आर्थिक विकास में रिजर्व बैंक का क्या भूमिका रही है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। प्रमोशनल फंक्शन से हम देखेंगे बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, यानी आज भारत में जो नेटवर्क बिछा है बैंकों का, एक समय क्या था, आज क्या स्थिति है, रिजर्व बैंक के प्रयासों से संभव हो पाया। आज छोटी छोटी जगह, गाँव में, ढाणियों में जो बैंक खुली हैं, वो सब रिजर्व बैंक के कारण पॉसिबल हुआ। जो छोटे छोटे लोग, ग्रामीण लोगों को जो बैंक की सुविधा उपलब्ध हो पाई है,
ये सारा श्रेय हम हमारे देश के केंद्रीय बैंक को दे सकते हैं, जिसके कारण पूरे देश में बैंकों का एक्सपांशन नेटवर्क बिछ गया है। रिजर्व बैंक द्वारा कृषि के लिए बहुत कार्य किए गए हैं। कृषि साख के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बहुत एंकरेजमेंट किया गया है, सहायता दी गई है। और आपको पता होना चाहिए नाबार्ड 1982 में स्थापित किया गया। ये रिजर्व बैंक की सहायता से ही नाबार्ड की स्थापना की गई, जो रीफाइनेंस फैसिलिटी देता है। तो रिजर्व बैंक द्वारा इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कृषि के साथ साथ में उद्योगों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बहुत सहायता दी गई। क्षमा करें। औद्योगिक साख के लिए मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो विकास संस्थाएं हैं, डेवलपमेंट बैंक है, उनकी स्थापना रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें आईडीबीआई एक प्रमुख हम कह सकते हैं, इसमें रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो हमारे उद्योगों को दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध कराते हैं। लघु उद्योगों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बहुत प्रयास किए गए हैं। आप देखते हैं सिडबी, जो पहले आईडीबीआई था, उसको अलग करके इसका एक पार्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कर दिया गया, और सिडबी की स्थापना भी रिजर्व बैंक के प्रयासों से हो पाई है। ये भी छोटे उद्योगों के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, लघु उद्योगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य कर रहा है। और जैसा भी हमने कहा कि कीमत स्तर की स्थिरता, एक प्राइस लेवल को बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कार्य करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक हेडेक होता है, देश में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। और अगर ये अस्थिरता हो जाती है तो इसके घातक परिणाम होते हैं, जो मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन बिल्कुल देख चुके हैं। तो इसके लिए भी रिजर्व बैंक बराबर कार्य कर रहा है। हालांकि कुछ इसकी विफलताएं भी हम बाद में देखेंगे, इसकी सफलताएं